Hi guys, a very good morning all of you. Welcome our online study platform. As you know students, online classes started हैं एंड अब एडमिशन फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन आपकी स्कूल वेबसाइट पर। तो आप स्कूल वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करें और उसके बाद उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप उसको फिल करें। आप याद रखिएगा इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, आपका आधार कार्ड के साथ आपके पेरेंट्स के आधार कार्ड की जीरोक्स कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, तो आफ्टर लॉकडाउन जैसे ही ओपन होगा, एडमिशन प्रोसेस कैंपस में ओपन होंगे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही सारे काम किए जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, याद रखिएगा आप लोग। तो आप लोग अपने एडमिशन फॉर्म की पूरी तैयारी कर लें, उसको फिलअप करके रख लें। जैसे ही गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आती है लॉकडाउन ओपन होने की, वैसे ही हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स फॉरवर्ड स्टूडेंट, क्लास 10th में आज हम लोग सेकेंड लेक्चर इस वीक का लेने जा रहे हैं। तो सेकेंड लेक्चर में भी हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर को ही आगे बढ़ाएंगे। फेडरल स्ट्रक्चर को भी आज पढ़ना है स्टूडेंट्स। तो लेट्स फॉरवर्ड नाउ। About me students, I am Sasimitra Maur, Faculty of Social Science at TD Public School, Aliganj, एटा। सो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकेंड फेडरलिज्म पर लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया। आप लोगों ने 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ा, जिसमें आपने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ली गई। कल आपको ये लेक्चर में पढ़ाया गया। आज जो हमारा फोकस रहेगा इनकी पावर्स पे रहेगा। कौन कौन किस मैटर्स पे ये लोग ऑर्डर जारी कर सकती है, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से मैटर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से मैटर्स हैं कंट्री के, क्या इनकी पावर्स हैं, ये पावर्स इनको कहाँ से मिली हुई हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपने लेक्चर को, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट, आप लोगों ने कल स्ट्रक्चर, आप 9th में भी स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं। वर्टिकल स्ट्रक्चर है अपना, सबसे टॉप पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है, लेटर स्टेट एंड देन लोकल गवर्नमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हाँ। सो स्टूडेंट्स, although the central government is hierarchically more powerful। आप जानते हैं वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल है कंपेरिजन देन स्टेट गवर्नमेंट, बट इट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट्स ऑन ऑल मैटर्स। लेकिन इसका ये मीन्स नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल है। ये आपको बात पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है जब हम कंपेयर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की पावर से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स मिली हुई हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स इट कैन ऑर्डर द स्टेट्स ऑन ऑल मैटर्स, यानी सभी तरह के मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ऑर्डर नहीं दे सकती है। ओके स्टूडेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी पावर्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई हैं, वो अपनी पावर्स का यूज़ कर सकती है और हर मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एडवाइजरी या उसको ऑर्डर, एडवाइजरी तो इसी जारी कर सकती है लेकिन ऑर्डर नहीं दे सकती कि आपको ऐसा ही करना है इस वर्क में भी। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट, स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज़, जो स्टेट्स और जो लोकल बॉडीज़ हैं, हैव देयर ऑन ऑटोनॉमी, उनकी खुद की स्वायत्ता है। ओके, खुद वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकती हैं। कौन? अपने अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट वर्क कर सकती है। हर मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती है, किसको? स्टेट को। वो मैटर्स कौन कौन से हैं ये हमें देखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि विच गवर्नमेंट कैन डिसाइड
विच मैटर्स, क्या क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट कैन डिसाइड विच मैटर्स, यानी कौन सी सरकार, विच गवर्नमेंट कैन डिसाइड विच मैटर्स। अब यहाँ पे आप लोगों को पता चला कि अपना अपना एरिया है वर्क करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एरिया वर्क करने का, स्टेट का अपना है, वो कौन सी पावर्स हैं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कौन कौन से मैटर्स में, ऐसे कौन से मामले हैं जिनको केंद्र सरकार देखती है, ऐसे कौन से मामलों में अधिकार राज्य सरकारों के पास हैं, वो मैटर्स हमें रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी में कौन से मैटर्स आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी में कौन से मैटर्स आते हैं। समझ रहे हैं ना, एक तरफ सेंट्रल एक तरफ स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से मैटर्स हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी ऑर्डर कर सकती है उन मैटर्स को लेकर, और स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से मैटर हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ऑर्डर नहीं कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो ऑर्डर्स हैं, अगर उन मैटर्स में ठीक से काम नहीं हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है कि आप इस पर ध्यान दें। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के जो मैटर्स हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर्स नहीं दे सकती। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ उसको एडवाइजरी दे सकती है, वार्निंग दे सकती है कि आप इस मैटर्स में ठीक से काम नहीं कर रहे। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि कौन सा मैटर किस गवर्नमेंट के पास रहेगा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने क्या किया, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, हमारे संविधान निर्माताओं ने 3 लिस्टें बनाई, 3 लिस्ट बनी, ऑन विच देयर आर ए सर्टेन टॉपिक लिस्टेड डाउन, जिसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, पहले तो हमें लिस्ट जाननी है, एक हमारी उसको कहते हैं यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट बनी है। यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट, उस लिस्ट में सारे मैटर्स सेंट्रल के हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक है स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट, उसमें जो मैटर्स हैं वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकते हैं, और एक है कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब संयुक्त, जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट दोनों। तो 3 तरह की लिस्ट है, एक आपकी सेंट्रल की, एक स्टेट की और एक सेंट्रल प्लस स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 लिस्ट है जिसमें सर्टेन टॉपिक्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह के टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसमें सेंट्रल के अलग टॉपिक्स हैं, स्टेट के अलग हैं, एंड सेंट्रल प्लस स्टेट जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। ओके, तो 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। टॉपिक्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट टॉपिक्स, ए कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। आप 9th में पढ़ चुके हैं कि एवरी डे मैनी डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। क्लास 9th में आपने पढ़ा था एवरी डे मैनी डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट, हर दिन न बहुत सारे निर्णय सरकार की तरफ से लिए जाते हैं। तो ए कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, एक देश में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, मुद्दे यानी टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ऑन विच गवर्नमेंट हैज़ टू मेक डिसीजंस, जिसको लेकर सरकारी निर्णय लेती है। अब वो चाहे इकोनॉमी का डिसीजन हो, डिफेंस का हो, एजुकेशन का हो या हेल्थ में हो। ओके, इस समय हमारे ये 2 मैटर्स इस समय मेन है, एक हमारी इकोनॉमी, एक हमारी हेल्थ। कोरोना वायरस की वजह से हमारी इकोनॉमी लगातार डाउन हो रही है, जिसको एक बूस्टर कल दिया गया है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा, जिसके बारे में कल हमारी जो FM मिनिस्टर थी यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर थी, उन्होंने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कल उन्होंने उद्योगों को राहत दी है। आज सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो आप लोग इस पर नज़र बना के रखिए। तो 20 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा पैकेज है, हमारी GDP का 10% है। आप GDP भी पढ़ेंगे इकोनॉमी में, वो भी मुझको पढ़ाना है, तो आपके लिए बहुत सारा मैटर्स
अच्छा अच्छा आ रहा है, जिससे आपको सारे चैप्टर समझने में आसानी मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप समझ रहे होंगे, इकोनॉमी हो या डिफेंस का हो या एजुकेशन का हो या हेल्थ का हो। कोरोना वायरस की वजह से आज जानते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ है, उस पर बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ा हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जो हमारे दूर दराज के जो विलेज साइड के जो स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनको इंटरनेट नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक्स बहुत से हैं। ए कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ टॉपिक्स ऑन विच गवर्नमेंट हैज़ मेक डिसीजंस। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये लिस्ट है आपकी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आपका डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक या न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेलवेज, और एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे हैं। स्टेट लिस्ट में पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड स्टेट डेप्ट, और भी मैनी मैटर्स इसमें हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में कैन बी डिसाइडेड बाय बोथ। ये कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें दोनों के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ, एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सॉरी, इसमें भी और भी बहुत सारे मैटर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 तरह की लिस्ट है, आपके लिए इतना मटेरियल इनफ है। तो आप याद रखिएगा, डिफेंस यूनियन लिस्ट के मैटर में है, फॉरेन अफेयर्स यूनियन लिस्ट का मैटर है, एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी यूनियन का है, रेलवेज। इस समय जिस तरीके से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं हमारे लेबर्स के लिए, श्रमिकों के लिए, वो किसका डिसीजन है? स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिमांड की थी, उन्होंने मांग की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कृपया ट्रेन चलाई जाए श्रमिकों के लिए। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया रेलवे को चलाने का। तो रेलवे किसका है? यूनियन लिस्ट का है। स्टेट गवर्नमेंट रेलवे के लिस्ट में नहीं आती है, वो सिर्फ उससे गुजारिश कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप हमारे यहाँ से ट्रेन चलाएं। जो ट्रेन का जो टॉपिक है वो सेंट्रल का है। इसी तरीके से फॉरेन अफेयर्स, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो उनको किसी स्टेट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे अगर एग्जाम्पल बताओगे, प्राइम मिनिस्टर सर जा रहे हैं हमारे जापान जा रहे हैं, तो उनको योगी आदित्यनाथ से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, अगर कोई स्टेट किसी फॉरेन कंट्री से डील कर रहा है, किसी मैटर्स पे कर्ज ले रहा है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करती है, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स का जो मैटर है वो यूनियन लिस्ट में आता है। ओके, ऐसा नहीं है कोई भी कि मान लीजिए कोई हमारे यहाँ के कोई भी सीएम है, वो आज पाकिस्तान चले जाएं, उनको कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स कहीं ना कहीं मैटर्स स्टेट लिस्ट का नहीं है, यूनियन लिस्ट का है। ओके स्टूडेंट्स, एंड स्टेट डेप्ट, कर्जे का मामला है, ये भी स्टेट का है। कॉन्करेंट लिस्ट क्रिमिनल लॉ, एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये कॉन्करेंट में आते हैं। और ये मत सोचिएगा इसमें और भी बहुत सारे मैटर्स ऐड हैं, ये तो बस आपके एग्जांपल के लिए इतना मैटर आया है यहाँ पे, और भी बहुत सारे मैटर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, डू वी हैव इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर? क्या गवर्नमेंट में इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर हो रहा है? नॉट रियली, इक्वल शेयरिंग नहीं है। सेंट्रल और स्टेट में इक्वल शेयर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेंट्रल मोर पावरफुल पोजीशन में, सेंट्रल को ज़्यादा पावर्स मिली हुई हैं। ओके, देख सकते हैं ये बना हुआ है, ये एक तरफ आपका स्टेट है और एक तरफ आपका सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है। ओके, देखिए ये पर किसकी तरफ ज़्यादा पलड़ा भारी है, तो आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर्स को लेकर इसके पास पावर्स ज़्यादा है और स्टेट के पास पावर्स कम है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आप, इक्वल शेयरिंग नहीं है सेंट्रल एंड स्टेट में, इक्वल शेयरिंग यहाँ पर नहीं है। ओके, in an event of conflict between center and state,
द वर्डिक्ट ऑफ सेंटर प्रीवेल्स। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात होने जा रही है। अगर मान लीजिए किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में मैटर्स को लेकर, ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सेंटर एंड स्टेट में मैटर्स को लेकर, द वर्डिक्ट ऑफ सेंटर प्रीवेल्स, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी, उसकी बात को फॉलो वो जो कहेगी वही स्टेट को लास्ट में मानना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिए। इन एन इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मान लीजिए कोई भी मैटर है, उस पर सेंट्रल एंड स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, से स्टेट कह रहा है कि नहीं हमको ये चीज़ नहीं मंजूर है, जबकि सेंटर कह रहा है कि ये होगा, तो लास्ट में अगर मैटर कहीं पर जाके रुकेगा तो वो जो मैटर्स का जो लास्ट डिसीजन होगा वो सेंटर के पक्ष में जाएगा, क्योंकि सेंटर को ज़्यादा अथॉरिटी, ज़्यादा पावर मिली हुई है। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ न्यू टॉपिक्स कम अप, अगर न्यू टॉपिक्स आते हैं, जो भी लिस्ट आपने देखी सेंटर की, स्टेट की एंड सेंटर प्लस स्टेट यानी कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब बहुत सारे टॉपिक्स नहीं थे। ओके स्टूडेंट, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे न्यू टॉपिक्स भी आ रहे हैं। जैसे एआई का मामला था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये एक नए तरह का मैटर था। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे भी अगर फ्यूचर में इस तरीके से न्यू टॉपिक्स आएंगे तो वो अब सेंटर की लिस्ट में ही अपने आप ऐड होते चले जाएंगे। जैसे ये एआई का मैटर सेंट्रल की लिस्ट में ऐड हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इफ़ न्यू टॉपिक्स कम अप, अगर नए मुद्दे आएंगे सेंटर विल लेजिस्लेट ऑन देम, सेंटर उसको अपने लिस्ट में शामिल कर लेगा। एग्जांपल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके स्टूडेंट, साइबर सिक्योरिटी का जैसे मामला है, ये भी सेंटर में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से न्यू टॉपिक से जो नए मुद्दे भविष्य में आएंगे, आने वाले भविष्य में, तो वो सारे नए मुद्दे सेंट्रल की लिस्ट में अपने आप ऐड हो जाएंगे। स्टेट की लिस्ट में वही मैटर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर स्टेट लिस्ट में मेंशन कर गए हैं। अब जो नए मुद्दे होंगे जो फ्यूचर में आएंगे वो सेंट्रल लिस्ट में ऐड होंगे, ना तो वो कॉन्करेंट में जाएंगे ना स्टेट में जाएंगे, वो डायरेक्ट सेंट्रल अपने को लेजिस्लेट करेगा। ओके, ये भी बात आप याद रखिए। सेंट्रल, स्टेट एंड सेंटर प्लस स्टेट की लिस्ट में अगर इन मैटर्स में किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, मान लीजिए स्टेट के मैटर्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसमें लॉ बनाना है, कानून बनाना है, ठीक है, इस मैटर्स कॉन्करेंट लिस्ट में कोई कानून बनाना है स्टूडेंट्स, तो स्टेट कहेगा ये कानून बनना चाहिए। लास्ट में अगर सेंट्रल राजी नहीं होगा स्टेट के ऊपर तो लास्ट में वर्डिक्ट सेंट्रल पर ही जाएगा, जो बात सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वही बात मानी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इन एन इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर स्टेट द वर्डिक्ट ऑफ सेंटर प्रीवियस, इफ न्यू टॉपिक्स कम अप, अगर नए टॉपिक्स आएंगे सेंटर विल लेजिस्लेट ऑन देम। एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कितने काइंड्स हैं, कितने भाग होते हैं, किस तरीके का फेडरलिज्म हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। कमिंग टुगेदर फेडरेशन को देखते हैं। वेरियस स्टेट्स कम अप टुगेदर टू फॉर्म अ कंट्री, बहुत सारे राज्य मिलकर देश को बनाते हैं। वेरियस स्टेट्स कम टुगेदर, बहुत सारे राज्य एक साथ मिलते हैं और कंट्री बनती है, फॉर्म ए कंट्री। सेंट्रल स्टेट्स हैव इक्वल पावर। सेकेंड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फेडरेशन को डिफाइन करने के लिए, उसको पहचानने के लिए। कमिंग टुगेदर में सेंटर और स्टेट की पावर्स इक्वल हैं, यानी बराबर है, जबकि मैंने आपको बताया है हमारे कंट्री में जो फेडरलिज्म है उसमें पावर्स इक्वल नहीं है।
तो आगे देखते हैं हमारा कौन सा फेडरेशन आएगा। तो कमिंग टू द फेडरेशन में सेंटर एंड स्टेट्स हैव इक्वल पावर, इसमें इक्वल पावर्स होती है। एग्जाम्पल जैसे यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आपको सिमिलरिटी मिलेगी। आप कह सकते हो सर हमारे यहाँ भी कई सारे राज्य मिलकर देश को बनाते हैं, वेरियस स्टेट्स हैं कम टुगेदर टू फॉर्म अ कंट्री। सेकेंड, स्टेट्स हैव इक्वल पावर, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात हो गई। होल्डिंग में क्या है, एक कंट्री डिवाइड्स इट्स ज्योग्राफिकल टेरिटरी इनटू स्टेट्स, एक देश कई प्रकार से भौगोलिक प्रदेशों, संघ केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में बटा होता है। एंड होल्ड्स देम टुगेदर, और सब मिलकर एक कंट्री को बनाते हैं। मतलब एक कंट्री डिवाइड्स इस ज्योग्राफिकल टेरिटरी, एक देश को उसकी भौगोलिक संरचना के आधार पर बांटा जाता है, उसमें राज्यों का गठन किया जाता है, स्टेट फॉर्मेशन होता है, टेरिटरी फॉर्मेशन की जाती है। और सेकेंड पॉइंट क्या है, सेंटर जनरली हैज़ मोर पावरफुल। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल है, जबकि इसमें स्टेट की पावर्स बहुत कम होती हैं कंपेरिजन इस सेंट्रल। एग्जाम्पल इंडिया, बेल्जियम, स्पेन। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मेन आपको जो डिफरेंस इसमें ज्योग्राफिकल डिवाइडेशन है और उसमें वेरियस स्टेट्स आते हैं, खुद मिलकर एक देश को बनाते हैं। सेंटर एंड स्टेट्स हैव इक्वल पावर है। ओके स्टूडेंट्स, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्योंकि ये आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी स्टेट इन अ फ्यूचर उस कंट्री के फेडरेशन से निकल सकता है, ठीक है। जैसे यूएसए में एक स्टेट है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया कभी भी यूएसए से आज़ाद हो सकता है, अगर वो चाहे तो यूएसए के फेडरेशन से निकल सकता है, क्योंकि वो कमिंग है, वो खुद से मिलकर बना रहे हैं कंट्री को। वेरी स्टेट्स कम टुगेदर, तो साथ आते हैं और एक देश बनाते हैं, ये कमिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, होल्डिंग है, हम होल्ड किए हुए एक दूसरे को पकड़ के। हमारे यहाँ जैसे इंडिया का जो है, इंडिया में कोई भी स्टेट्स भारत से अलग नहीं हो सकता है, होल्डिंग टुगेदर की ये पहचान है। हमारा कोई भी स्टेट्स अगर कल को कहेगी, अगर वो सोचे कि मान लीजिए एज एग्जांपल कल को हम बात करें कि उत्तर प्रदेश ये प्रोक्लेमेट कर दे, ये घोषणा कर दे कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश इंडिपेंडेंट हो जाएगा आने वाले समय में, विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने में उत्तर प्रदेश एक अलग देश बन जाएगा, तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। आप इस फेडरेशन से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। सेंटर जनरली हैज़ मोर पावर, इसमें सेंटर्स के पास ज़्यादा पावर्स हैं, इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, चेंज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री, चेंज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री, क्या हमारा फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है? जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा वर्क कर रहा है स्टूडेंट्स, क्या ये चेंज हो सकता है स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री? नॉट ईजी एट ऑल, इतना आसान काम नहीं है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना। लोकसभा एंड राज्यसभा हैव टू पास द लॉ। अगर फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंजमेंट होना है तो लोकसभा और राज्यसभा से एक लॉ पास होना चाहिए, कानून पास बनना चाहिए विथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ। कितनी मेजॉरिटी के साथ? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और ये बहुत बड़ी मेजॉरिटी होती है, बिग मेजॉरिटी बात करूँगा। 2/3 मेजॉरिटी की डिमांड होनी चाहिए, मांग इसमें ज़रूरत होती है। अगर आपको फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजमेंट इन अ फ्यूचर होगा तो वो तभी हो सकेगा जब 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक कानून बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट, इसके बाद ऑल द स्टेट असेंबलीज, सभी राज्यों की जो असेंबलीज हैं यानी जो विधानसभा है, आल्सो हैव टू पास इट,
वहाँ से वो उस कानून को पास होना पड़ेगा। इससे काम नहीं चल जाएगा कि आपने लोकसभा और राज्यसभा में कानून बना के दे दिया 2/3 मेजॉरिटी के साथ। उसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, वो कानून, वो लॉ फिर सारे स्टेट गवर्नमेंट की असेंबलीज में जाएगा और वहाँ की विधानसभा से भी उसको पास होना पड़ेगा, तब वो, दिस इज़ नियर इम्पॉसिबल, और ये आने वाले समय में या भविष्य में ऐसा हो पाना असंभव है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये मान लीजिए कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में ईजिली कोई चेंजमेंट हो ही नहीं सकता है, और ये बहुत ही, मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो मानना है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, नॉट इजी एट ऑल। लोकसभा एंड राज्यसभा हैव टू पास द लॉ विथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ। आफ्टर दैट, इसके बाद अगर चेंजमेंट, अगर लोकसभा राज्यसभा से लॉ पास भी हो गया है तो वो फिर लॉ जाएगा, वो कानून स्टेट असेंबलीज़ को भेजा जाएगा, और जितने भी स्टेट असेंबलीज़ हमारे कंट्रीज़ में होंगी वहाँ से उसको पास होकर आना पड़ेगा। आल्सो हैव टू पास इट, दिस इज़ नियर इम्पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बार फिर से मैं लिस्ट दे रहा हूँ आपको। ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के पास हैज सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय मुद्दों के जो टॉपिक्स हैं वो यूनियन लिस्ट में होते हैं। यूनियन अलोन कैन मेक लॉज, केंद्र सरकार खुद ही कानून बना सकती है, और ये जो मैटर्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, डिफेंस का हो या बैंकिंग का हो या करेंसी का हो या फॉरेन एंड अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय हो या कम्युनिकेशन। करेंसी, नोटबंदी हुई थी, आपको पता है, करेंसी बंद की गई थी, तो प्राइम मिनिस्टर सर ने अनाउंस किया था, यानी करेंसी का जो मैटर है वो यूनियन लिस्ट के पास आता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टेट में क्या है सब्जेक्ट्स, इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लोकल और स्टेट के लिए होते हैं, मतलब इसमें जो मुद्दे होते हैं वो लोकल स्तर के होते हैं और राज्य स्तर के होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज, इसमें स्टेट गवर्नमेंट खुद ही कानून बना सकती है। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये स्टेट लिस्ट में मेन है। पुलिस का, अगर पुलिस के ऊपर अगर कोई कानून बनाना है, याद रखिए, पुलिस के ऊपर अगर इन अ फ्यूचर कोई लॉ बनेगा तो स्टेट खुद बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि पुलिस स्टेट के अंडर आती है। पुलिस, स्टेट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरीगेशन। कॉन्करेंट लिस्ट में है सब्जेक्ट्स कॉमन इंटरेस्ट बोथ टू सेंटर एंड स्टेट, इसमें दोनों के सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं। कॉमन इंटरेस्ट होता है सेंटर और स्टेट का। बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स कैन फ्रेम लॉ, अगर इस पर कोई कानून बनेगा, अगर एजुकेशन पर कोई कानून बनना है, फॉरेस्ट में बनना है, ट्रेड में बनना है, यूनियन में बनना है, मैरिज के मामले में बनना है, एंड सक्सेशन, तो इस तरीके के मैटर्स में कानून दोनों लोग मिलकर बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक को स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक में हम लोग इसी चैप्टर को, और भी आपका करीब 50 से 60% चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीक में आपका सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट करते रहें स्टूडेंट्स। ओके, और आप लोगों को एक बात याद रखिए, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस हो रही हैं, आप लोग जो भी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, आप ये कोशिश कीजिए आप लोग ड्यूरिंग क्लास में ही उन प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करें। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Smith, thank you students.